हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में स्वागत करता हूं स्टूडेंट आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट बंगाल। बंगाल की पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बंगाल किसके अंडर हुआ करता था पहले? ये जितने भी थे सूबे राजा बोलते थे इनको, सूबा मतलब सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट किसके हुआ करते थे? मुगल्स के। किसके सबऑर्डिनेट हुआ करते थे स्टूडेंट? मुगल के। तो मुर्शिद कुली खान भी किसके अंडर हुआ करता था? मुगल्स के। अब जानते हैं ये टाइम जब 1717 का टाइम था तो कौन मुगल राजा था? लेटर मुगल्स की कहानी अपने लास्ट क्लास में पढ़ी है। तो उस टाइम पे हुआ करता था फारूक शियार। कौन स्टूडेंट? फारूक शियार। और याद करो, फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे फरमान दिया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर हैमिल्टन ने उनका इलाज किया था और फारूक सियार ठीक हो गए थे। इसी की खुशी ने उन्होंने फरमान दे दिया था। तो फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल थे ये, थ्रू अपॉइंटमेंट ओनली एज नायब डिप्टी और टू मुगल गवर्नर, ये जो फुल पावर ऑफ सूबेदार। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे मुगल कोर्ट से, मैंने बताया था जो लेटर मुगल थे वो थोड़े से वीक होते जा रहे थे। जैसे मुगल वीक होंगे तो क्या होंगे, ये लोग अपनी पावर को ऑटोनोमस कर लेंगे। अब मेन चीज क्या हुई थी ना स्टूडेंट, जो फारूक शेर का फरमान था ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, जिसमें मेजर ट्रेड राइट दिए गए थे बंगाल वगैरह के, तो इससे क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रेजेंस बंगाल में स्ट्रोंग हो गया था। अब इससे क्या हुआ कि भैया जो ये हमारे मुर्शिद कुली खान है, इन्होंने भी थोड़ा सा मतलब राजा को बोला कि ये गलत हो रहा है। तो राजा ने उनको भी खुश करने के लिए क्या किया, उनको भी वहां की पूरी सूबेदारी दे दी। मतलब मिलिट्री रेवेन्यू फंक्शन दोनों किसके अंडर कर दिया? मुर्शिद कुली खान के अंडर कर दिए। पहले तो क्या होता था, रेवेन्यू पूरा भेजना पड़ता था, मिलिट्री सबऑर्डिनेट रहते थे। अब उनको एक तरह से ऑटोनोमस कर दिया, किसको? मुर्शिद कुली खान को। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ, कंबाइन ऑफिस ऑफ निजाम और नजीम मिलिट्री हेड भी बना दिया गया और दीवान भी बना दिया, रेवेन्यू हेड भी। तो कंट्रोल मिलिट्री और रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आ गया? पूरा राजा के हाथ में आ गया। तो इसी बात पे उन्होंने क्या किया, पहले तो कैपिटल शिफ्ट करी, ढाका से कहां कर दी? मुर्शिदाबाद आ गए। अब अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहां से आ गए? ढाका से मुर्शिदाबाद। देखिए, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, जैसे वो उनके पास रेवेन्यू और मिलिट्री रूल उनके हाथ में आए तो उन्होंने काफी चेंजेस करने शुरू कर दिए स्टूडेंट। जैसे कि क्या क्या चेंजेस किए थे उन्होंने? तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि मैंने बताया था, जो लेटर मुगल्स थे उन्होंने लैंड्स को बहुत बांटा है, मतलब है ना, बहुत लोगों को उन्होंने मनसबदार वगैरह बनाया, जागीरदार बनाया, उनको बहुत जागीर बांटी है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि बंगाल में भी ज्यादातर जो जमीन थी ना, वो खलीसा लैंड थी। जो खलीसा लैंड क्या होती है स्टूडेंट? मेडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। खलीसा लैंड होती है जो राजा के अंडर होती है लैंड। तो राजा अपनी मर्जी से किसी को भी वो लैंड दे सकता है। तो राजा ने क्या करा था उस लैंड का, उस लैंड को राजा ने बहुत लोगों को बांटा हुआ था। तो ऐसे बंगाल की बहुत सारी जमीन अलग अलग लोगों के हाथ में हुआ करती थी। अब लोगों के हाथ में तो उसका रेवेन्यू उतना अच्छा मिलता नहीं था मुर्शिद कुली खान को। तो मुर्शिद कुली खान ने क्या किया कि दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया, जितने भी जमींदार थे उनको उड़ीसा के साइड भेजना शुरू कर दिया। है ना, उनको उड़ीसा की जागीर दे दी और बंगाल के अपने पास रख ली स्टूडेंट। तो देखिए, लार्ज पोर्शन ऑफ द बंगाल लैंड ब्रोड द डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल में हुआ करती थी, क्योंकि सारी राजा की दी हुई थी। इनसो टाइटर कंट्रोल और रेवेन्यू एंड रिड्यूस मुगल इंटरफेरेंस को कम करने के लिए इसने क्या किया, जागीर रीअसाइन टू उड़ीसा। ये अब कहां की लैंड्स दे दी उनको? उड़ीसा की। इनको जो मर्चेंट्स वगैरह हुआ करते थे। मुर्शिद कुली खान एम टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस, वो चाहता था कि मुगल इन्फ्लुएंस कम हो बंगाल में। ट्रांसफॉर्म्ड मुगल जागीरदार टू उड़ीसा अवे फ्रॉम बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन, इस कारण क्या होगा, बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन से दूर हो जाएंगे जो जागीरदार वगैरह। समझ में आया स्टूडेंट? और फिर उसके बाद जब ये चीज होगी कि वो उड़ीसा चले गए, तो उन्होंने मेजर रेवेन्यू रीअसेसमेंट किया। एक नई तरह से असेसमेंट करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अर्न किया जा सके, मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन एंड एलिमिनेट करप्शन, और करप्शन को खत्म किया जा सके। समझ में आया स्टूडेंट आपको? चलिए आगे। अब देखिए, कहानी बता रहा हूं स्टूडेंट। जितने भी जागीरदार हुआ करते थे तो पैसा उस टाइम पे कहां पे आता था? तो एक बड़े यहाँ पे बैंकर्स हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे बंगाल में? अलग अलग एरिया में आपको बैंकर्स मिलेंगे। बैंकर्स बेसिकली कौन होते थे? जो ब्याज पे पैसा देते थे। कौन देते? जो ब्याज पे। तो उस टाइम पे वहां पे हुआ करता था बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ। कौन होता था? बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ। ये एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंसर और वेल्दी ड्यूरिंग अलवर्दी खान के रूल में। अगर अलवर्दी खान की कहानी आगे बताऊंगा, उस टाइम पे देखा जाएगा बहुत पैसे वाले थे। तो ये फाइनेंस करते थे, रेवेन्यू बैंकर माना जाता था इनको। और एक तरह से किंग मेकर, क्योंकि आप जानते हो जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, फिर बाद में वही किंग मेकर बन के आता है। तो उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बंगाल की कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। आगे आगे बढ़ाऊंगा मैं स्टूडेंट आपको। अब देखिए, फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, हमारे राजा ने
उन्होंने रेवेन्यू फार्मिंग स्टार्ट करी। मतलब रेवेन्यू फार्मिंग कैसे, इजरादारी सिस्टम स्टार्ट किया। अब इन्होंने क्या किया था, जितनी भी लैंड थी बंगाल की, जितने भी जागीरदार थे उनको उड़ीसा भेज दिया। अब उड़ीसा भेजेंगे तो बंगाल की जमीन क्या हो गई, खाली हो गई। अब यहां से भी तो उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो उसके लिए उन्होंने सिस्टम निकाला, इजरादारी सिस्टम। इजरादारी सिस्टम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मैं आपको फिर से बता देता हूं। बेसिकली इजरादारी सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, देखिए एक बार, ये मान लो ये लैंड है ना, एक जमीन का टुकड़ा है, यहाँ पे ऑक्शन होगा। क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्शन। जो भी हाईएस्ट बिड लगाएगा, हाईएस्ट बिड कैसे, कि भैया मैं यहां से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके दे सकता हूं इस जमीन से, है ना। तो अलग अलग जो ज्यादा बिड लगाएगा उसको जमीन दे दी जाएगी, और जो टाइम पे अगर पे नहीं करेगा तो जमीन को वापस ले लिया जाएगा उसे, और किसी को दे दिया जाएगा। तो ये होता था हिस्सेदारी सिस्टम स्टूडेंट्स। तो हाईएस्ट बिडर कलेक्टेड रेवेन्यू फॉर स्टेट एंसर्ड प्रॉम्प्ट केस बेस्ड रेवेन्यू कलेक्शन, है ना। और ये स्ट्रिक्ट केस कलेक्शन था जमींदार की तरफ से, और जितना भी रेवेन्यू आता था वो केस में आना था। जमींदार फेस्ड इंटेंस प्रेशर, मैनी टुक लोन फ्रॉम बैंकर। अब जमींदार पे कई बार प्रेशर भी आता था, तो वो लोन कहां से लेते थे, तो मैंने बताया ना, जगत सेठ जैसे बैंकर्स हुआ करते थे। अब इंपैक्ट क्या हुआ जमींदारों का इस चीज पे, जो अनेबल टू पे लोन एट स्टेट, मैंने बताया जो अगर वो दे नहीं पाएंगे अपना टैक्स, तो लोन, अगर जो पैसा जो कलेक्ट नहीं करके दे नहीं पाएंगे, तो उनकी क्या जमीन वापस ले ली जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी। लैंड वर ऑक्शन और टेकन ओवर बाय बिगर जमींदार, उससे भी बड़े जमींदार को जमीन दे दी जाएगी। लेट टू द इमरजेंस ऑफ पावरफुल रेवेन्यू फार्म एंड कंसोलिडेट, इससे क्या होगा, ज्यादातर पैसा एक स्टेट के पास आएगा और स्टेट पावरफुल होगा। तो यही मुर्शिद कुली खान ने कोशिश करी थी करने की। होप सो आपको स्टूडेंट समझ में आई होगी कहानी। चलिए आगे स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, बेसिकली नवाब ऑफ बंगाल की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। तो मुर्शिद कुली खान हमने देख लिया, इन्होंने काफी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। आपने देखा कि बंगाल को काफी हद तक इन्होंने इंडिपेंडेंट बना दिया था, अब वो डिपेंडेंट नहीं था। अब मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आते हैं स्टूडेंट, सुजाउद्दीन आते हैं, जो उनके सन इन लॉ होते हैं, जो करीबन 1727 से 1739 तक रूल करते हैं। उसके बाद सुजाउद्दीन के बेटे सरफराज खान करते हैं। अब देखिए इसके बाद थोड़ी कहानी बदल जाएगी स्टूडेंट, है ना। तो यहां से डायरेक्टली एक फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, सरफराज खान किसके बेटे थे, सुजाउद्दीन के। तो उनको कौन मारता है, अलवर्दी खान, बैटल ऑफ गिरिया में अलवर्दी खान उनको मार देता है। इसमें बैटल ऑफ गिरिया में। तो अब राजा कौन बन गया 1740 में, अलवर्दी खान। और कब तक रहेंगे, 1756 तक। इन्होंने मराठा के खिलाफ भी लड़ाई करी, और इन्होंने करप्शन को कंट्रोल किया और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। समझ गए स्टूडेंट। अब अलवर्दी खान के बाद की कहानी देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार मतलब आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, और एनसीईआरटी में भी ये पूरा किस्सा दिया हुआ है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, तो 1770 से 56 तक डिफरेंट नवाब रहे थे। 1756 से कौन आता था, सिराजुद्दौला। कौन आता है, सिराजुद्दौला, है ना। जो मुर्शिदाबाद, अब मुर्शिदाबाद कौन लेके आया था अपने कैपिटल को, ढाका से। आपको पढ़ा चुका हूं, उसमें मुर्शिद कुली खान लेके आया था स्टूडेंट। अब सुजाउद्दौला कौन था, एक ग्रैंड सन था अलवर्दी खान का। अलवर्दी खान जिसने बैटल ऑफ गिरिया में किसको मारा था, सरफराज खान को। अब सिराज के खिलाफ भी दो लोग थे, एक तो शौकत जंग जो कजन होता है उनका, दूसरा घसेती बेगम जो डॉटर थी अलवर्दी खान की, घसेती बेगम। तो इनको ब्रिटिश सपोर्ट करते थे, तो घसेती बेगम को ब्रिटिश सपोर्ट करते थे स्टूडेंट। तो ये दोनों इनके खिलाफ थे, और भी लोग खिलाफ थे। देखिए, अब देखिए, सिराजुद्दौला को बोला गया कि लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब था बंगाल का, ग्रैंडसन अलवर्दी खान का था, मैंने बता दिया स्टूडेंट आपको। अब देखिए इनके खिलाफ कौन कौन थे। एक तो इनको नोबल्स पसंद नहीं करते थे, बंगाल कोर्ट के जितने भी नोबल्स थे इनको पसंद नहीं करते थे। एक घसेती बेगम मैंने बता दिया, शौकत जंग, और एक मीर जाफर। मीर जाफर एक तरह से मिलिट्री का हेड हुआ करता था, तो मीर जाफर का भी एक मतलब टुकड़ी थी बोल सकते हैं, वो इनको पसंद नहीं करती थी। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपके नोबल से आपको पसंद नहीं कर रहे, तो आपके लिए एक पूरी टेरिटरी को चलाना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि जो लोग आपका काम करने वाले हैं वही आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सिराजुद्दौला के साथ सबसे मतलब बुरी चीज यही थी कि इंटरनल ऑपोजिशन बहुत ज्यादा था। अब दूसरा, आप जानते हैं बैंकर इन्फ्लुएंस था बंगाल में, जगत सेठ जैसे लोग। तो जैसे मैंने बताया, जगत सेठ एंड कंपनी प्लेट। अब देखो यहाँ की कहानी में बताता हूँ, हुआ क्या, जैसे सिराजुद्दौला राजा बनते हैं, मतलब नवाब बनते हैं, तो उन्होंने जगत सेठ को परेशान करना शुरू कर दिया। अब परेशान कैसे किया, कि कभी भी पैसा मंगवा लेते थे इनसे,
अब जाहिर सी बात है, इनका बिजनेस था तो बिजनेस पे कितना टैक्स वैक्स होता था, तो टैक्स के नाम पे बहुत पैसा मंगवा लेते थे। तो जगत सेठ ने एक दो बार पैसा दिया भी, लेकिन उसके बाद जगत सेठ परेशान हो गए। फिर जाहिर सी बात है, इन्होंने खुद के दुश्मन खुद ही पाल लिए एक तरह से देखे जाए तो। पहले नोबल्स पसंद नहीं कर रहे, अब जो बैंकर इन्फ्लुएंसर पैसे वाले लोग उनसे भी पंगा ले लिया इन्होंने। तो सपोर्टेड कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ थे, सिराज के खिलाफ थे ये भी। तो ये पहले किसके साइड हो गए थे? इंग्लिश के साइड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड। और ये बहुत क्रूशियल मूव था देखा जाए तो बंगाल के लिए। कॉन्फ्लिक्ट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, इन्होंने सबसे पंगा लेके रखा है, एक तो घर के लोग भी विरोध में है, फिर बिजनेसमैन भी विरोध में है। और आप जानते इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हो रहा था, उन्होंने ऑलरेडी फरमान लेके आए थे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनके विरोध में हो जाएगी। कैसे होगी? इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, फोर्टिफिकेशन। इस बार नवाब की परमिशन नहीं ली। अब जाहिर सी बात है, राजा की परमिशन कोई लेगा नहीं तो राजा को कैसा लगेगा? राजा को तो इस बात पे गुस्सा आएगा ना। तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिली कि भैया राजा को पसंद नहीं आया। तो आगे क्या हुआ स्टूडेंट देखिए, अब आपको बताता हूँ। अब भाई साहब फाइनली राजा क्या किया कि ये सारे मतलब राजा के खिलाफ हो चुके थे। तो अब राजा ने क्या किया, जब फोर्ट बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने अटैक कर दिया फोर्ट विलियम पे। कहाँ पे? 17 जून 1757 को फोर्ट विलियम पे उन्होंने अटैक कर दिया। क्योंकि यहाँ पे सिराज का ऑब्जेक्शन था कि उन्होंने इलीगल फोर्टिफिकेशन की है ब्रिटिश ने, बिना परमिशन के। तो कोलकाता गए और फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया। तो कुछ उनके जो गवर्नर थे ड्रेक और कुछ ऑफिशियल्स थे वो भाग गए। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेजेडी होती है जिसको अपन ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो कुछ लोग तो भाग गए ब्रिटिशर। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ ऑफिसर्स रह गए थे जिनको जो राजा थे सिराजुद्दौला नवाब थे, उन्होंने उसी फोर्ट विलियम में बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो क्या हुआ कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्योंकि पहले जो बंदे थे किले वगैरह टाइप में, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो इस कारण क्या, वो मर गए जितने भी उनके ऑफिसर्स थे। तो ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आई। तो जैसे मैंने बताया, 20 जून 1756 प्रिजनर्स को कैप्चर कर लिया। तो वहां पे ब्लैक होल होता है कलकत्ता इंसिडेंट टू ब्रिटिश नेरेटिव। ये नेरेटिव किसका था? ब्रिटिश का। ब्रिटिश ऐसा सोचते थे कि भैया हमारे लोगों को मार दिया गया सिराजुद्दौला के कारण। और फिर क्या होता है, सिराज वापस मुर्शिदाबाद चले जाते हैं। और इस बार वो अपने कलकत्ता को किसके अंदर छोड़ के जाते हैं? मानिक चंद के अंदर, जिन्होंने उसका नाम बाद में क्या नाम रख दिया था? अलीनगर। क्या नाम रख दिया था? अलीनगर। समझ रहे स्टूडेंट? अब ब्रिटिश काउंटर अटैक, अब जाहिर सी बात है कि उनके लोग मरे तो काउंटर अटैक तो करेंगे ही। तो न्यूज कहां पर पहुंचती है? मद्रास में। क्योंकि मद्रास में से पहले चलता था फ्रेंड, है ना? वहां पे मद्रास में कौन सा फोर्ट था स्टूडेंट? सेंट जॉर्ज, है ना? तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल भेजा जाता है। दिसंबर 1756 को बंगाल आता है, कोलकाता पहुंचता है। और जो किस मिनिस्टर को बिठा के गया था, मतलब किस नोबल को? मानिक चंद को। तो मानिक चंद को खरीद लेता है, ब्राइब दे देता है। ब्राइब मतलब रिश्वत देके खरीद लेता है कुछ ना कुछ। और मैंने बोल दिया कि सिराजुद्दौला के खिलाफ तो नोबल्स भी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी हो गई, जो बैंकर्स थे। तो भैया मानिक चंद को प्रॉफिट दिख रहा होगा तो वो क्यों धोखा नहीं देगा? और आप जानते हो पूरी हिस्ट्री में यही चीज हुई है। समझ में आया स्टूडेंट आपको? चलिए आगे। अब देखिए, अब ट्रीटी ऑफ अलीनगर, फरवरी 1757 में क्या होती है? ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है। तो डायरेक्टली याद रखना ट्रीटी ऑफ अलीनगर कब हुई थी। तो उसके मुझे बताता हूँ किस किस के बीच में होती है। सिराजुद्दौला और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस रखे गए थे? एक तो कंपनी को प्रिविलेजेस दे दी गई, फुली रिस्टोर कर दी कि आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो, कि आप कोलकाता में अपना फोर्ट भी बना सकते हो। ट्रेड का भी फ्रीडम छोड़ दिया कि आप ट्रेड फ्रीली कर सकते हो, कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और कोलकाता के ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल भी उन्होंने मान लिया। तो ये कुछ प्रोविजंस थे। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वेलिंगटन अगर आपको समझ में आई तो देखिए, अब मैंने आपको बता दी पूरी कहानी कि ऑलरेडी सब लोग है ना सिराजुद्दौला के खिलाफ है। तो खिलाफ होगा तो कॉन्स्पिरेसी तो होनी है। तो 1757 में कॉन्स्पिरेसी होती है, जिसको आप जानते हो बैटल ऑफ प्लासी के नाम से। तो मैंने बता दिया कौन कौन कॉन्स्पिरेटर थे। मीर जाफर, जगत सेठ, मानिक चंद, राय दुर्लभ या अमीर चंद, ये सारे मतलब नोबल्स थे उनके में जो इनको पसंद नहीं करते थे सिराजुद्दौला को। तो बैटल ऑफ प्लासी होती है। तो सबसे बड़ी चीज क्या थी ना यहाँ पे, जो मीर जाफर था, कौन था? कमांडर था आर्मी का। अब जब आर्मी का कमांडर ही आपके अगेंस्ट है तो आप कभी कोई लड़ाई जीत सकते हो क्या? मतलब लॉजिकल सोच के देखो, आपको रटना नहीं है थोड़ा सा कि मीर जाफर जैसे लोग जो कमांडर है वो आपके अगेंस्ट हो गए तो आप वो वार कभी जीत ही नहीं सकते हो।
तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी कब होती है? 23 जून 1757 को। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव। तो कितने की फोर्स आती है? करीबन 3000 सोल्जर, जिसमें यूरोपियन भी थे, इंडियन सोल्जर भी थे। और बंगाल का नवाब आता है नॉर्मली 50,000। सोचो इतनी बड़ी फोर्स होने के बाद भी हार गया। और सब सपोर्ट कौन करते हैं? इनके दो कमांडर्स थे, मीर मदन और मोहनलाल। ये लॉयल थे जो आखिर तक लड़ते हैं। इनके लिए कौन कौन याद रखना है स्टूडेंट? मदन, मीर मदन एंड मोहनलाल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मीर मदन आगे एक मीर मरान भी आएगा, तो कंफ्यूज मत होना, ये मीर मदन है। समझ गए स्टूडेंट? अब देखिए क्लाइव ने रिलायड मिलिट्री एक्शन और कॉन्स्पिरेसी। अब हुआ क्या था देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो बुक्स में इतना लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप कोई दूसरी बुक पढ़ोगे तो शायद मिल जाएगा आपको, कि दोनों आर्मी आमने सामने थी, है ना, प्लासी के अंदर। अब हुआ क्या कि इनके पास सेना अच्छी थी, है ना, और साथ में इक्विपमेंट्स भी अच्छे थे, जो वेपन्स वगैरह थे। लेकिन वहां पे क्या, थोड़ी बारिश हो गई थी। क्या हो गई थी स्टूडेंट? बारिश। तो रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग लगाया था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, जितनी भी उनके पास तोपे थी, कैनन्स थी, उनको ढक लिया था, गीली नहीं होने दिया। जबकि सिराजुद्दौला ने ये चीज नहीं की। अब जैसे बारिश रुकी, लड़ाई स्टार्ट हुई, तो सिराजुद्दौला ने अपनी तोपे स्टार्ट करी चलाना, कैनन, तो वो काम ही नहीं कर पा रही। क्यों काम नहीं कर पा रही? क्योंकि वो तो गीली हो चुकी है। गीली में बारूद कैसे चलेगा? और फिर वहीं रॉबर्ट क्लाइव ने, तो सिराजुद्दौला ने सोचा रॉबर्ट क्लाइव की तोपे भी यही होगी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने तुमको ढक लिया था। ढकने का तो फिर फायर किया दमादुम, मतलब मचा दिया उसने तो वहां पे। फिर और सबसे बड़ी चीज था, जो आपका मिलिट्री का हेड था वो भी आपके अगेंस्ट था। मेंटेन सीक्रेट कम्युनिकेशन मीर जाफर के कैंप में तो चल ही रहा था। तो बंगाल की साइड में क्या हुआ? मीर मदन द लोयल कमांडर डायरेक्ट बैटल में मर जाते हैं। आफ्टर मीर मदन की डेथ बहुत सारी जो ट्रुप्स थी ना वो इनएक्टिव हो जाती है, मतलब डर जाते हैं हम। तो सिराज को परस्यूट कर लिया जाता है भाई मीर जाफर टू लीव द, मतलब सिराजुद्दौला को क्या बोलता है मीर जाफर कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं देखता हूँ बैटल फील्ड में। और उनको मुर्शिदाबाद भेज देता है। कहाँ पे भेज देता है? मुर्शिदाबाद। तो यहाँ से सिराजुद्दौला अपनी आर्मी को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? मुर्शिदाबाद। समझिए स्टूडेंट आपको कहानी है। चलिए आगे। तो रिजल्ट क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक अच्छी विक्ट्री ले लेती है, बंगाल आर्मी कोलैप्स हो जाती है बिना लड़ाई। वो बैटल लास्टेड ओनली फ्यू आवर, कुछ घंटे चलती है लड़ाई। सिराजुद्दौला भाग जाता है मुर्शिदाबाद, कैप्टन एंड किल मीर मरान। मैंने बताया था ना मीर मरान आएगा, ये सन था मीर जाफर का। किसका सन था? मीर जाफर का सन था। उन्होंने सिराजुद्दौला को पकड़ के मार दिया और मीर जाफर को बनाया गया पपेट रूलर ऑफ नवाब, या नवाब ऑफ बंगाल, पपेट सर। अगला राजा कौन बनता है? मीर जाफर। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब आगे मीर जाफर की कहानी बताता हूं मैं आपको। तो देखिए इनका रूल कब तक रहा? 1757 से 1760 तक। अब ये मैंने बता दिया एक पपेट रूलर थे। तो इंस्टॉल द नवाब रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757। और क्लाइव को जयकाल बोला जाता था, लोमड़ी, क्योंकि बड़ा चालाक था। आपने देखा था, याद करिए, मैंने लास्ट क्लास में फ्रांस की कहानी बताई थी। फ्रांस के अंदर कौन सी कहानी याद करिए, कौन सी वॉर में लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव? सेकेंड कार्नाटिक वॉर में। याद है स्टूडेंट? जब डुप्ले को इन्होंने हराया था। तो बड़े चालाक थे। कंपनी एक्सप्लोइटेशन, अब यहीं से कंपनी ने एक्सप्लोइटेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब राजा आपका बनाया हुआ है तो आप तो अपनी मर्जी से लूटोगे ना उस चीज को। तो मैसिव प्लंडर स्टार्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल। मीर जाफर पेड 8 लाख इन सिल्वर कॉइन। कितने सिल्वर के कॉइन दिए? 8 लाख। मतलब उस टाइम का सोचो आप, 8 लाख सिल्वर कॉइन कितने ज्यादा होंगे आज के टाइप के हिसाब से। आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग नवाब बनने के तुरंत बाद दिए थे 8 लाख सिल्वर कॉइन। लेजिटिमेटी को भी चैलेंज किया, बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया एज राजा। मीर जाफर को एज ए राजा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। रिक्वायर्ड सपोर्ट 6000 ट्रूप टू मेंटेन ऑथोरिटी। अपनी ऑथोरिटी को बचाने के लिए करीबन 6000 जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर थे वो यहाँ पे रहते थे। आप सोचो एक सेना को आप रख रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उनका खाना पीना और उनके सैलरी वैलरी देनी पड़ेगी, तो आपके फाइनेंस कम होगा, यहाँ पे रेवेन्यू आपका डिप्लॉय होगा। तो वही चीज देखने को मिली। और फिर उन्होंने जमींदारी राइट भी दे दिए 24 परगाना। परगाना बोले तो ग्रुप ऑफ विलेज को बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ विलेज को परगाना बोलते हैं। और 5 से 6 लाख पर ईयर रेवेन्यू देना पड़ रहा था उनको। 5 से 6 लाख पर ईयर, बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया था, क्योंकि इतना पैसा जा रहा था और कमाई कुछ है ही नहीं, क्योंकि टैक्स वैक्स भी नहीं ले रहा, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे राजा के पास आई कह रहा है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया। और कितना 25 लाख का डेप्थ हो गया, मतलब कर्जा हो गया एक तरह से बोला जाए तो, ड्यू टू कंटिन्यूअस डिमांड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण। कितने का डेप्थ हुआ? 25 लाख।
ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल बिगन प्राइवेट ट्रेड विदाउट पेइंग, मैंने बताया ना वो टैक्स वैक्स तो दे ही नहीं रहे थे, तो नवाब की अथॉरिटी कोई मतलब ही नहीं थी। तो फिर उसके बाद क्या किया, मीर जाफर ने थोड़ा सा उनके अगेंस्ट हुआ मीर जाफर, और अगेंस्ट का बदले में क्या दिया उनको हटा दिया गया। क्या कर दिया, रिमूव कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी करने लगी। और इसकी जगह किसको राजा बनाया, मीर कासिम को स्टूडेंट। तो जी हाँ, मीर कासिम को अगला राजा बना दिया गया 1760 में। अब मीर कासिम कब तक राजा रहते हैं, 1760 से 63 तक। अब इन्होंने अपना एक तो सबसे पहले कैपिटल शिफ्ट किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर आए। पहले ढाका से मुर्शिदाबाद आए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर आए। इन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने स्टार्ट किए। एक तो ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेके आई है, एफिशिएंट और लॉयल एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप किया इन्होंने। इन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म भी किए, आर्मी को मॉडर्नाइज किया, ट्रेनिंग वेपन्स और अच्छे मतलब वेपन्स लेके आए, और उनकी मतलब ड्रिल वगैरह होती थी तो अच्छे मतलब स्टैंडर्ड भी करवाए, जिससे कि कभी वॉर हो तो उसमें अच्छा कर सके ये लोग। फाइनेंशियल और ट्रेड रिफॉर्म भी किए इन्होंने। इंटरनल ड्यूटीज टू क्रिएट फ्री एंड फेयर ट्रेड अबोलिश कर दिया। अब जो हुआ क्या यहाँ पे कि इन्होंने मीर कासिम भी जब पपेट रूलर था, लेकिन इन्होंने रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा था। जो बंगाल के लोग थे उनसे टैक्स वगैरह लिया जाता था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही थी उसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं था। तो इस चीज पे बड़े क्वेश्चन उठ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बराबर करने की कोशिश करी। अब जब बराबर करने की कोशिश करोगे तो वही कॉन्फ्लिक्ट होगा। डिमांड प्रॉपर रेवेन्यू अकाउंट फॉर प्रोविजनल गवर्नर्स। अब यहाँ पे एक राम नारायण थे जो पटना के गवर्नमेंट, तो उनको हटा दिया गया था क्योंकि करप्शन के वो थे। देखिए स्टूडेंट्स, अब एक मैंने बताया दस्तक प्रॉब्लम थी कि दस्तक में क्या था, ड्यूटी फ्री पास था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास प्राइवेट ट्रेड के लिए, तो वो बंद कर दिया गया यहाँ से। बंगाल की ट्रेजरी है ना एकदम खाली हो गई थी। क्यों, क्योंकि कंपनी तो कुछ देती नहीं थी और इंडियन मर्चेंट को टैक्स देना पड़ रहा था, तो भेदभाव होता है यहाँ पे, तो उस कारण तो इंडियन मर्चेंट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट कोलैप्स और नेटिव ट्रेड। ऑपरेशन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर। अब ये क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले तो फायदा ले रहे थे, लूट रहे थे, अच्छे से आर्म ट्विस्टिंग कर रहे थे इंडियन मैन्युफैक्चरर की, मर्चेंट की, अपने मर्च से जो भी टैक्स लगा रहे थे, तो इस कारण मोनोपोलाइज थी। तो वो तोड़ने की कोशिश करी यहाँ पे किसने, मीर कासिम ने। तो मीर कासिम ने क्या किया, कासिम डिड नॉट वांट टू इंडिपेंडेंस बट वांटेड टू गेट सॉल्यूशन। अनफेयर प्रैक्टिस का सॉल्यूशन लाना चाहते थे वो। तो मीटिंग करी कासिम, वेरन हेस्टिंग की, और जो भी नाम है इनका, वन स्टेट आर्ट। कलकत्ता काउंसिल रिजेक्टेड रिफॉर्म। कलकत्ता काउंसिल ने रिफॉर्म को रिजेक्ट कर दिया और ब्लॉकिंग एग्रीमेंट। तो मीर कासिम ने मेजर स्टेप किया, जितनी भी इंटरनल ड्यूटी थी उसको हटा दिया और इक्वल ट्रीटमेंट कर दिया इंडियन का और यूरोपियन का। एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट चैलेंज दे दिया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसके कारण क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इन्होंने क्या किया, 1763 में जब ये टेंशन बढ़ा तो एंग्लो बंगाल वॉर की स्टार्ट। दो मीर कासिम का चला गया, अवध भाग गया। कहां पे चला गया मीर कासिम, अवध में। तो मीर कासिम को रिमूव कर दिया और किसको राजा बनाया गया, मीर जाफर को वापस से बना दिया गया, लेकिन वो कुछ टाइम में मर जाते हैं। और उनकी जगह कौन आता है, रिप्लेस बाय नसीमुद्दौला, जो लास्ट पपेट रूलर थे। कौन आता है, नसीमुद्दौला। समझ रहे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, लास्ट स्लाइड है। तो मैं बताता हूं, जब मीर कासिम कहां पे आ गए थे, अवध, तो यहीं से स्टार्ट होती है बैटल ऑफ बक्सर। क्या होती है स्टूडेंट, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन था, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड। कौन कौन था, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम कौन था, मुगल एम्पायर। सुजाउद्दौला कौन था, अवध का राजा। अब ये सिराजुद्दौला नहीं है, सुजाउद्दौला है, तो कंफ्यूज मत होना, सिराजुद्दौला था, ये सुजाउद्दौला है। मीर कासिम, और कितने सोल्जर थे, 60,000 सोल्जर थे इनके पास। कंपनी की साइड से कौन था, मेजर हेक्टर मुनरो, और फोर्स कितने की थी, 7,000 ही थे। लेकिन इनके जो कम, लेकिन उनके बड़े वो रहते थे, डिसिप्लिन थे और काफी मतलब ट्रेंड थे। तो रिजल्ट क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, मिलिट्री सुपरिटी ओवर इंडियन पावर। बैटल ऑफ बक्सर कंफर्म करता है आउटकम ऑफ प्लासी, कि बैटल ऑफ बक्सर किसकी देन थी, बैटल ऑफ प्लासी की ही देन थी, है ना। तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, बंगाल बिकम द गेटवे ऑफ ब्रिटिश। बंगाल एक गेटवे बन गया था ब्रिटिश की, इंडिया को, पूरे इंडिया को कॉन्क्वेस्ट कर लेंगे। अब देखेंगे आगे, मैं आपको मैसूर की कहानी बताऊंगा। मीर जाफर सन नजाबुद्दौला इंस्टॉल्ड एज नवाब, ये मैंने बताई थी आपको। रॉबर्ट क्लाइव रिटर्न एज गवर्नर कब आते हैं, 1765 से 67। और दीवानी राइट ले लेते हैं, दीवानी राइट ये देखो, बड़ी अच्छी फोटो भी दी हुई है एनसीईआरटी में, क्लास 8 की बुक में आप देखना स्टूडेंट, तो डायरेक्टली रेवेन्यू कंट्रोल करेंगे।
अब जैसे ही हारते हैं ये लोग बैटल ऑफ बक्सर, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है स्टूडेंट। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या क्या होता है मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स। तो सेटलमेंट पहले तो सालम के साथ किया जाता है। किसके साथ? सालम। सालम मुगल एम्पायर। तो इलाहाबाद और कारा सालम को दे दिया जाता है। ये बेसिकली यूपी की जगह है। इलाहाबाद एंड कारा किसको दे दिया जाता है? सालम को। और वो 6 साल तक रहते हैं कहां पे? इलाहाबाद में, एक तरह से प्रिजनर बन के ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब दीवानी राइट में दे दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी टू पे 26 लाख एनुअल ड्यू टू सालम। एक तरह से पेंशन देगी कितने रुपए? 26 लाख। किसको? सालम को। और सालम को कितने देने? 53 लाख देने कंपनी को अपने निजामत फंक्शंस पाने के लिए। जितने भी उनके फंक्शंस है वो पाने के लिए कितने? एक तरह से देखिए यहाँ पे भी उन्होंने खुद का ही फायदा किया है। ब्रिटिश बड़े तेज थे ये लोग। और बनारस का सेटलमेंट कहते हैं बलवंत सिंह को जमींदार बना देते बनारस का। समझे स्टूडेंट? अब देखिए सुजाउद्दौला के साथ क्या होता है? ये ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी की जाती है सब्सिडरी अलायंस कि भैया नवाब को किस वो अवध को किस में ले आते हैं? सब्सिडरी अलायंस में। अवध को एनेक्स्ट नहीं करते, अभी सब्सिडरी अलायंस में लाते हैं। एक तरह से बफर स्टेट बनाते हैं अफगान मराठा। एनेक्स बाद में करेंगे मिस गवर्न के कारण, आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। और अवध को कितने पैसे देने पड़ते हैं? 50 लाख एनुअली टू किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस में आ गए। एक तरह से वो इसमें आ गए स्टूडेंट सब्सिडरी अलायंस में, तो इतना पैसा देना पड़ेगा। और 50 लाख वॉर इंडेमनिटी भी देनी पड़ती है जो युद्ध कर रहा है उसका, इतना खर्चा वगैरह होता है वो भी। और आखिर में मीर कासिम का क्या होता है? वो भागते रहते इधर उधर कब तक? 1777 तक। फिर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खो देते हैं। और बंगाल किसके हाथ में आ जाता है? पूरा पूरा बंगाल आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में स्टूडेंट। किसके हाथ में आ जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। तो देखो स्टूडेंट आपको थोड़ी बहुत कहानी याद रखनी है। एक तो खासकर आपको याद रखनी है ट्रीटी ऑफ अलीनगर याद रखनी है स्टूडेंट। यहाँ से आपको बैटल ऑफ प्लासी, ऐसे कहानी याद नहीं, लेकिन जो मेन थोड़ा सा हुआ था स्टोरी से याद रखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। फिर आपको बैटल ऑफ बक्सर, ये 2-3 चीजें, और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में स्टूडेंट। तो होप सो आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी मॉडर्न हिस्ट्री की। आने वाली क्लासेस में स्टूडेंट में लेके आऊंगा, हाँ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में मैं। जब तक आप चैनल को लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।